नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेदांता एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स और ईवीएस के लिए, जिसमें हम ईवीएस का आज थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। बढ़ते हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान संग्रहालय के भ्रमण। भ्रमण एक अच्छी विधि होती है, पर्यावरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि होती है, वैज्ञानिक विधि होती है। इसमें हम बाहर अगर बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो उन्हें निरीक्षण करने के लिए, कुछ चीज़ों को नोट करने के लिए, स्मरण करने के लिए, डायरी ले जाने के लिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें साथ में बच्चों को बताकर चलते हैं और गाइड के फॉर्म में हम साथ में रहते हैं। तो वहाँ बच्चों में किसका विकास होता है? तर्क शक्ति। जब हम बच्चे को कोई समस्या देते हैं वहाँ पर तर्क शक्ति का विकास होता है, वो उसके बारे में सोचता है। लेकिन अभी इसके बारे ऐसा यहाँ कंडीशन में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्व कर रहा है, वो इंस्पेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जिस कंडीशन में हम उसको लेकर गए विज्ञान संग्रहालय में, वो तमाम वैज्ञानिक यंत्रों को देखेगा, उसके अंदर इच्छा शक्ति जागेगी, समझेगा, वो चीज़ों को इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा। चिंतन शक्ति, हाँ बिल्कुल, चिंतन शक्ति भी एक ऑप्शन है। स्मरण शक्ति, बिल्कुल, वो याद रखेगा, डायरी में लिखेगा, नोट करेगा। लेकिन सबसे जो स्थायी ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? अच्छा ऑप्शन, निरीक्षण शक्ति उसकी बढ़ेगी। एक जगह भ्रमण से दूसरी जगह, तीसरी जगह हम देखेंगे कि कई भ्रमण के बाद बच्चा बहुत ही जो एफिशिएंसी है उसकी निरीक्षण की बढ़ गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का एक उद्देश्य है? किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण शिक्षण प्राथमिक स्तर पर किया जाता है? मानव की त्वचा के रंग और उसके कद की विभिन्नता के कारणों के बारे में जानना? नहीं, त्वचा और उसके कद की विभिन्नता के बारे में यहाँ पर नहीं जाना जाता। ये बायोलॉजिकल रीजन होता है। छात्रों को पर्यावरण से संबंधित सभी धार्मिक विचारों, धर्म पर्यावरण में शामिल नहीं किया जाता। शिक्षा संस्कृति जरूर शामिल की जाती है, लेकिन धर्म को यहाँ हम बाहर रखेंगे। उनका परिचय तकनीकों से भरे संसार से कराना, वो अपने स्थानीय या आसपास की चीज़ों से परिचित होते हैं, आसपास के जो लोग हैं उनसे परिचित होते हैं। अगले ऑप्शन पर चलेंगे, छात्रों को लिंग आधारित मुद्दों के बारे में शिक्षा देना। आसपास जब वो देखता है डिस्क्रिमिनेशन, या जो डिस्क्रिमिनेशन सही शब्द नहीं होगा, लेकिन विविधता जो देखता है वो अपने आसपास, कुछ पुरुष महिलाएं, पहनावा अलग अलग, फिर उसके बाद पशुओं में भी वो ये सब, जानवरों में भी ये सब देखता है, तो वहां पर उसे लिंग आधारित शिक्षा अपने आसपास के वातावरण या पर्यावरण से उसे प्राथमिक स्तर पर दी जा सकती है। इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन के एक अच्छे पाठ्यक्रम से मेल खाता है? पर्यावरण अध्ययन के अच्छे पाठ्यक्रम से मेल खाता है। देखते हैं ऑप्शन। यह सभी आधारभूत अवधारणाओं को सीखने पर बल देता है। अब आधारभूत अवधारणाओं को सीखने पर बल देना, पर्यावरण शिक्षण कभी भी बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करता, और वो भी अवधारणाओं पर बिल्कुल भी नहीं। कंसेप्ट्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते इसमें पाठ के दौरान दिए जाने वाले प्रश्नों की अपेक्षा पाठ के अंत में अधिक प्रश्न शामिल किए जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो पाठ के दौरान ही किए जाते हैं। जुगुप्सा जगाई जाती है, इच्छा जानने की इच्छा जगाई जाती है बच्चों में। यह छात्रों को उनके प्राकृतिक वातावरण से जोड़ने में सहायता करता है। बिल्कुल इस ऑप्शन को अपन लेकर चलेंगे, क्योंकि आसपास के वातावरण से उसको शिक्षा दी जा रही है। प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए संसार में प्रयोग किए जाने वाले अधिक से अधिक शब्दों को शामिल करता है। प्राथमिक स्तर पर शब्दों से बहुत ज्यादा अपन लेकर नहीं चलेंगे। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स? सी इसका सही आंसर बनेगा। अब बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। निरंतरता एवं व्यापक मूल्यांकन में निरंतर शब्द को प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है? अब इसमें अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन। अब एक एक करके अपन समझते हैं। जो व्यापक मूल्यांकन होता है, सबसे बड़ा जो मूल्यांकन होता है वो होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन, क्योंकि ये जो अधिगम प्रक्रिया है उसके स्टार्टिंग से एंड तक चलने वाली प्रोसेस होती है, और इसमें जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स आंकिक तौर पर नहीं लिए जाते, और इसके जो डाटा है वो रिटन फॉर्म में रखा जाता है और एनेक्डोटल के फॉर्म में रखा जाता है। वो उस फॉर्म में इसका डाटा रखा जाता है, और ज़्यादातर डाटा का यूज़ किया जाता है, शिक्षक द्वारा यूज़ किया जाता है। या तो निदानात्मक मूल्यांकन रहेगा या उपचारात्मक मूल्यांकन रहेगा, रचनात्मक मूल्यांकन रहेगा। निदानात्मक रहेगा जो बच्चे पिछड़े हुए हैं या जो बच्चे अंधे बच्चे हैं या जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, खास तौर से उनके लिए निदानात्मक मूल्यांकन या
अधिगम का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षण के दौरान चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसमें दोनों को शामिल करने से मतलब है शुरू से अंत तक चलने वाली प्रक्रिया और जिसमें शिक्षण में लगातार सुधार की संभावना रहती है। तो ये होगा अधिगम के लिए मूल्यांकन। अब निरंतरता या व्यापक जो बोला जाएगा, सबसे व्यापक किसे माना जाएगा? अधिगम के लिए मूल्यांकन। लेकिन और भी साथ में शब्द दिए हैं तो उनको भी समझ लेते हैं। तो अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? अधिगम का मूल्यांकन मतलब जो आपने सीखा है उसका अंकन करना। जो आपने सीखा है उसका अंकन कब होगा? जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लोगे या पूरी बुक पढ़ लोगे, उसके बाद जो एग्जाम होता है उसमें जो अंक मिलते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम जो चलता है वो होता है अधिगम का मूल्यांकन। अब अधिगम के रूप में मूल्यांकन क्या होगा? अधिगम के रूप में मूल्यांकन से मतलब होगा बच्चे की जो टेक्निक्स हैं, जो गाइड करने की क्षमता है या उसकी सोचने समझने की शक्ति है, उसको लगातार साथ में असिस्ट करना जब टीचर का काम रहता है, वहां पर जो मूल्यांकन चलता है वो होता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। कि बच्चा लीड कैसे कर रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम कहां पर जा रही है, तो उस तरह का मूल्यांकन होगा अधिगम के रूप में मूल्यांकन। तो सबसे व्यापक होगा अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, अधिगम के लिए मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थिति शिक्षण अधिगम वातावरण का एक कारक नहीं है? पहला ऑप्शन, बच्चों द्वारा शिक्षण की सहायता से स्वयं अभ्यास करके सीखना। बच्चा स्वयं अभ्यास करके सीखेगा, किसके लिए? अधिगम वातावरण। ये अच्छा वातावरण नहीं होगा कि वो स्वयं करके सीख रहा है छोटी कक्षाओं में। कार्य को पूरा करने में बच्चों द्वारा एक दूसरे की सहायता करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन ये नहीं हो सकता। बच्चों द्वारा कम गलतियां करना। अब गलतियां जो हैं खास तौर से बच्चों के द्वारा एक स्वाभाविक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। बच्चा गलतियां करेगा ही करेगा और वो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। बच्चों द्वारा अधिक प्रश्न पूछना, लेकिन यहाँ शब्द क्या यूज किया है? अधिक। और ऐसा नहीं होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। कौन सा नहीं होगा? बच्चों द्वारा कम गलतियां करना। बच्चे गलतियां करेंगे ही करेंगे, स्वभाव होता है और स्वाभाविकता होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से गलत होगा? गलतियां नहीं करना। अगर शिक्षक ये सोचेगा बच्चा गलती नहीं करेगा, तो वो क्लास में कहीं ना कहीं बच्चों से जो गैप होगा वो बढ़ जाएगा और जो अधिगम प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों द्वारा कम गलतियां करना। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत एक बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? पर्यावरण शिक्षण में जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता, चाहना और इच्छा करना, विवेधन करना, स्मरण करना। स्मरण कहीं पर भी हम किसी भी क्वेश्चन में स्मरण पर नहीं जाएंगे जब तक क्वेश्चन नेगेटिव ना हो। कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? स्मरण को एनसीएफ में भी बैकफुट पर ले जाया गया है कि स्मरण पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो जो पर्यावरण शिक्षण है, जो आसपास की चीजों के से हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे अपने बच्चों से हमने बोला कि स्टूडेंट्स एक काम करो, आपके आसपास जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी लिस्ट बनाकर लेकर आओ, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। वो नए नए पेड़ खोज कर लाएंगे कि हमारे आसपास ये, हमारे आसपास ये, अरे हमारे यहाँ तो ये भी है। तो जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता उनकी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर होगा। अगला, घरेलू उत्पादों पर अंकित इको मार्क का संबंध किससे होता है? जो घरेलू उत्पाद होते हैं हमारे, उन पर जो इकोलॉजिकल मार्क होता है उसका संबंध होता है पर्यावरण अनुकूल से, कि उसमें पर्यावरण डिग्रेडेशन तो नहीं किया गया है, कहीं पर्यावरण को तो हानि नहीं पहुंचाई गई है। इसी तरह से काफी सारे जो मार्क हैं वो चलते हैं मार्केट में, जिसमें से कुछ लोकल के लिए रहते हैं और कुछ इंटरनेशनल उत्पादों के लिए। जैसे आईएसआई मार्क रहता है, जो खाने के उत्पाद रहते हैं उन पर जो मार्क रहता है, जैसे ग्रीन मार्क रहता है, ब्राउन रहता है, ग्रीन रहता है वेजिटेरियंस के लिए और जो ब्राउन रहता है वो नॉनवेज वगैरह के लिए। इस तरह से तमाम मार्क्स चलते हैं, इंडिकेटर्स भी तमाम चलते हैं। तो यहाँ अपना आंसर होगा पर्यावरण अनुकूल से इको मार्क चलेगा। अगला क्वेश्चन, छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पढ़ाना, जो प्राकृतिक संसाधन है प्राथमिक स्तर पर बच्चे को हम क्या पढ़ाते हैं? उसके आसपास की चीजें, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों में क्या आ जाता है? लकड़ी वगैरह, वन, थोड़े बहुत पेड़ पौधे आ जाते हैं, पानी आ जाता है, प्लेग्राउंड वगैरह, ये सारी चीजें प्राथमिक स्तर पर बच्चों के आसपास हो जाती हैं। अब इनमें से क्या चीजें उसके आसपास बच्चा समझ सकता है और उनको संरक्षित कर सकता है?
बगीचों में उगने वाले पौधे, बिल्कुल ठीक है, वो उनका संरक्षण, लेकिन प्राथमिक स्तर पर बच्चा घर में रह के बगीचों का संरक्षण कैसे करेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ हद तक कर सकता है। पालतू तथा घरेलू जानवर, अब ये जरूरी नहीं है हर बच्चों के पास पालतू और घरेलू जानवर हो, तो उनका वो संरक्षण कैसे करेगा। वन एवं वन्यजीव, अब वन आ गया, वन्यजीव आ गया, अब इनका संरक्षण बच्चा कैसे करेगा। फिर आता है वायु तथा जल, वायु प्रदूषण जैसे कुछ जलाना, और जल प्रदूषण मतलब जल का बेकार करना, फालतू हाथ धोने वगैरह, तमाम इस तरह की जो शिक्षा दी जाती है उनको बच्चा फॉलो करता है और घर पे जाके बोलता भी है, मम्मी से बोलता है, पापा से बोलता है, नहीं पानी नहीं फैलाना है, हमें टीचर ने समझाया, अरे इससे ऐसा हो जाएगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो किसका संरक्षण वो सबसे ज़्यादा कर सकता है, वायु एवं जल का। तो यहाँ अपना आंसर बनेगा वायु एवं जल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, परियोजना विधि, योजना बनाते हैं हम, और ऐसा किसने बोला, योजना बनाकर कहाँ पर टांगना है, कील पर टांगना है, और सामाजिक वातावरण में अपन उसको संपन्न करते हैं, ये किसने बोला था, किलपैट्रिक ने बोला था। इसको हम याद कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, तो सीधे याद रहेगा ये। निम्न में से कौन सी गतिविधियां सह पाठ्यक्रम मतलब साथ में सीखने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं है, जिसको साथ में मिलकर संपन्न किया जाता है। भ्रमण या पिकनिक ये निश्चित रूप से साथ में संपन्न की जाती हैं। खेल बच्चे साथ में खेलते हैं। सामुदायिक सेवाएं मतलब ग्रुप में जो सेवाएं दी जाती हैं वो होती हैं सामुदायिक सेवाएं। जैसे कहीं पर हमें ग्रुप बनाकर बोला गया कि 5 बच्चे बगीचे का ध्यान रखेंगे, 5 बच्चे पौधे लेकर आएंगे, 5 बच्चे देखेंगे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये काम किस में किया जा रहा है, ग्रुप में किया जा रहा है। फिर उसके बाद एथलेटिक प्रतियोगिताएं, जो एथलेटिक प्रतियोगिताएं होती हैं वो व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं होती हैं, सामूहिक प्रतियोगिताएं या साथ में संपन्न करने वाली प्रतियोगिताएं नहीं होती, उसमें सभी लोग कॉम्पिटिटर होते हैं। तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में कौन सा शामिल नहीं होगा, एथलेटिक प्रतियोगिताएं नहीं होगा। खेल विधि निश्चित रूप से गतिविधियों में शामिल है, शिक्षण गतिविधियों में, पाठ्यक्रम में, तो ऐसा नहीं होगा खेल को पाठ्यक्रम से बाहर मान के चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना होगा, आनुवांशिकता के जनक कौन थे। आनुवांशिकता के जनक थे ग्रेगर मेंडल। अब आपको लग रहा होगा हरगोबिंद खुराना का भी नाम आ जाता है। हरगोबिंद खुराना का जो नाम आता है वो आता है न्यूक्लिक जो एसिड है उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उनके ऑर्डर को जमाने के लिए नाम लिया जाता है हरगोबिंद खुराना का। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्थल से अलग संरक्षण का उदाहरण है। प्राकृतिक स्थल से अलग कहाँ पर संरक्षित किया जाता है। प्राकृतिक स्थल से मतलब क्या है कि जहाँ पर वह पाया जाता है। जैसे मनुष्य का प्राकृतिक स्थल क्या है, हम लोगों का प्राकृतिक स्थल क्या है, पृथ्वी, भूमि, मकान वगैरह, ये जो हमारी कंडीशन है इसे बोला जाता है प्राकृतिक कंडीशन। जैसे शेर वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में पाया जाता है। सोनचरैया कहाँ पर पाई जाती है, ये घाटी गांव ग्वालियर के आसपास पाई जाती है। जो घड़ियाल है ज़्यादातर चंबल नदी में पाया जाता है। तो ये इसके प्राकृतिक स्थान हैं। तो ऐसी जगह पर ऐसी कौन सी जगह प्राकृतिक संरक्षण से अलग है। जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र, जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर विशेष वनस्पतियां पाई जाती हैं और उसको वहीं पर संरक्षित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, सेंचुरीज ऐसे स्थान होते हैं जिनको वहीं पर बाउंड्री करके जो जहां पाया जा रहा है उनको वहीं पर रख देते हैं। और चिड़ियाघर ऐसी जगह होती है जहां पर बाहर से लाकर जानवरों को और जीव जंतुओं को रखा जाता है। तो ये उनका प्राकृतिक स्थान नहीं होता, ये प्राकृतिक स्थल से बाहर होता है। तो अपना आंसर बनेगा चिड़ियाघर। इसको जो कंजर्वेशन है उसको 2 पार्ट में देखा जाता है, इन सीटू और एक्स सीटू। तो ये तीनों जो हैं प्राकृतिक स्थल पे संरक्षण दिया जाता है उसे इन सीटू बोला जाता है, उस प्राकृतिक से बाहर दिया जाता है उसे एक्स सीटू बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक व्यक्ति पहली बार रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है और वो दिल्ली से चेन्नई जाता है। दिल्ली से चेन्नई जाने में भारत के मैप पर आप देखोगे तो दिल्ली से चेन्नई जाने में गंगा नदी कहीं पर भी नहीं आती है। जो यमुना नदी है वो दिल्ली में है और यमुना के ऊपर होती है गंगा नदी, जो हरिद्वार से कहाँ चली जाती है, उत्तराखंड से बिहार यूपी में चली जाती है। तो इसका आंसर बनेगा गंगा नदी। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। अब अस्थायी कठोरता ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बड़े भारी भरकम पहला ऑप्शन, क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और फिर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, अवसादन द्वारा और उबालकर।
तो जो अस्थायी कठोरता है, पहली चीज़ तो ये कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे ही आप कठोरता देखोगे आपको लगेगा कुछ भारी सा आ गया, अब कैसे होगा। तो जो अस्थायी कठोरता है वो सिंपली उबालकर दूर की जाती है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंटेंट और दिया है। जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है आपको स्थायी कठोरता का, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट और नाइट्रेट के कारण जल में स्थायी कठोरता आती है। सेकेंड ऑप्शन जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता आती है। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को अपनी कॉपी पर राइट डाउन करेंगे, स्थायी कठोरता और सेकंड अस्थायी कठोरता। और स्थायी कठोरता के लिए ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, अस्थायी कठोरता सिर्फ उबालकर दूर की जा सकती है। इसे हम अलग वीडियो में देखेंगे, अभी यहाँ के लिए सिर्फ इतना कि उबालकर हम अस्थायी कठोरता दूर करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है या अलग है? कहानी विधि, भ्रमण विधि, एजुसेट विधि। कहानी विधि में बच्चे का इंटरेस्ट होता है, कहानी सुनाते हैं, उसका क्वेश्चन वापस हो सकता है। भ्रमण विधि में बाहर जाकर बच्चा एक्टिव रहकर उसमें भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, मनोवैज्ञानिक विधि है। एजुसेट विधि मतलब टेक्नोलॉजी का यूज साथ में पैरेलली करके जो शिक्षण है उसमें टेक्नोलॉजी भी यूज की जा रही है, उसमें भी उसका इंटरेस्ट बन जाता है, कोई रेस्ट्रिक्शन उसमें बहुत ज्यादा उस पर नहीं रहती है। लेकिन दैत्य कार्य मतलब उसको दिया गया जो कार्य है उसमें उसका इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। यहाँ जो एक्टिविटी है उसमें सभी में गाइडेंस शिक्षक का रहेगा, लेकिन दैत्य कार्य विधि में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। वो सिर्फ जाकर अपना अवैज्ञानिक तौर पर अपना काम करना वो स्टार्ट कर देगा। तो सबसे अलग कौन सा होगा? दिया गया कार्य जो घर पर जाकर वो संपन्न करेगा। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव स्टूडेंट्स 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सुनहरा रेशा जो वन महोत्सव है वो ध्यान रखेंगे हम, पूरे 1 सप्ताह चलता है, तो प्रारंभ होता है 1 जुलाई से। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा पटसन या जूट को बोला जाता है, जिसका उत्पादन भारत के पूर्वी हिस्से में अर्थात पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होता है। प्राथमिक तौर पर अंग्रेजों के समय की अगर बात करें तो जो जूट का उत्पादन था वो बड़ी मात्रा में पूर्वी भारत में था, जिसमें तत्कालीन उस समय का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह, असम, ये सभी राज्य शामिल हो जाते थे। लेकिन विभाजन के समय पर भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उस समय के पाकिस्तान मतलब अभी का बांग्लादेश और उस समय के पाकिस्तान में जो गंगा नदी का डेल्टा है उस डेल्टा में बहुत अधिक जूट का उत्पादन होता था और वो क्षेत्र चला गया था पूरा पाकिस्तान में, और जो बचा हुआ पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था वो आ गया था भारत में, जिसमें बहुत ज़्यादा मिल थी। आप भारत के बारे में जानोगे तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल का इतिहास देखने को मिलेगा, वो होता है जूट, वो इसलिए कि जूट मिल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थे। तो पटसन का या जूट का क्षेत्र कौन सा होगा? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ये जूट की फसल है। हाँ, लोकल में इसे मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में इसे सन के नाम से जाना जाता है, जिसकी रस्सी बनाई जाती है, बट के जो बनाई जाती है वो सन होता है, और ये दलदली क्षेत्र में अपने आप उग जाने वाली वनस्पति है। अब सामान्य तौर पर नहीं है क्योंकि ज़्यादातर अब बोया गया क्षेत्र होने लगा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हाँ, यहाँ हम देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार होता है, लेकिन ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन हमें कौन सा लगेगा? तिब्बत का पठार। पामीर के पठार को दुनिया की छत के रूप में बोला जाता है। जो भारत के जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है उसके ऊपर आता है पामीर का पठार, जो कारण बनता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मावठा का, जो लोकल बर्ड है मावठा, या सर्दियों में होने वाली बरसात का कारण बनता है। पश्चिमी विक्षोभ जब आता है तो वो उसे भारत की तरफ मोड़ देता है एक हिस्से को। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? सूर्य कौन सी गैस हमें हानिकारक किरणों से बचाती है? वो बचाती है ओजोन गैस, O3 से, जिसको डिनोट किया जाता है। अब ये भी O3 है, ऑक्सीजन है, और लेकिन ऑक्सीजन कैसा है? O3, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा? O2 होगा। तो ओजोन आंसर बनेगा। ओजोन अगर यहाँ पर आ जाएगी तो परावैंगनी किरणों का आना यहाँ पर बढ़ जाएगा और खतरा कैंसर का, स्किन कैंसर जो है उसका खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन होगा पिछले क्वेश्चन का ओजोन। लास्ट क्वेश्चन आज का स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार, तो उनका उद्देश्य होगा कि उसके जो नागरिक हैं
वो उनको ऐसा वातावरण मिले कि वो अपना संपूर्ण विकास कर पाएं, जिसमें तमाम तरीके के अधिकार और आज़ादी सम्मिलित हैं, जिसमें 19 आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 सबसे बड़े आर्टिकल के तौर पर देखे जाते हैं। तो यहाँ होगा नागरिकों की व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।